सब ने कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि पीटी एकेडमिक एग्ज़ाम बिना ग्रामर के भी बड़ी आसानी से क्लियर किया जा सकता है। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ग्रामर के साथ अगर आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो थोड़े से बेहतर होते हैं। तो आज की इस वीडियो से हम ग्रामर की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस पूरी सीरीज में हम ग्रामर के ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि पीटी एकेडमिक में ना केवल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, बल्कि मुझे लगता है कि अगर आप उन टॉपिक को नहीं जानते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने स्कोर को एक लिमिट तक बांध लेते हैं। वो लिमिट में भी 6.5 या 7 बैंड तक की हो सकती है। तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को मुझे लगता है कि सबको पढ़ना चाहिए, और साथ में उन टॉपिक्स में कितना पढ़ना चाहिए ये भी ज़रूरी है। पूरी ग्रामर को कवर करना ज़रूरी नहीं है। डेफिनेटली पीटी एकेडमिक एग्जाम में पूरी ग्रामर को कवर करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो मेनली मुझे लगता है 5 से 6 ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम सबको आने चाहिए, और एक एक करके हम उन सारे टॉपिक्स को अगले कुछ वीडियोस में खत्म करेंगे। आज का ये जो वीडियो है ये है सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, ये है ग्रामर फॉर पीटी एकेडमिक, और आज हम सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर वी जंप कि सेंटेंस फॉर्मेशन होता क्या है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार एक सेंटेंस हम किसको कहते हैं। सो डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो सेंटेंस एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट होता है वर्ड्स का। इसका मतलब कि जब हम किसी भी जगह पर 4 या 5 वर्ड्स को आपस में इस तरह से बांध दें कि उनका एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट बन रहा है, तो उसको हम एक सेंटेंस कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राम इज ए डॉक्टर, तो ये सेंटेंस में 4 वर्ड्स हैं, राम इज ए और डॉक्टर, और ये चारों वर्ड्स इस तरह से अरेंज हैं कि इनका एक मीनिंग बन रहा है। तो इसको हम चारों को एक साथ कह सकते हैं कि ये मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं। यहीं अगर मैं 4 वर्ड्स ऐसे लिखता, राम डॉक्टर इज ए, तो यहाँ पे अरेंजमेंट तो है लेकिन इस अरेंजमेंट का कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा, तो इसको मैं क्या नहीं कह सकता, एक सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। ग्रामेटिकल टर्म में इसकी डेफिनेशन ये है, लेकिन अगर हम बात करें और डेप्थ में, तो ये कहा जा सकता है कि इंग्लिश में सेंटेंस होने का दर्जा तब दिया जाता है जब किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पास सब्जेक्ट और वर्ब हो, या वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, या सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों हो। तो ऐसे 3 रिलेशंस हैं जिनको हम कहते हैं एसवी, वीओ या एसवीओ। एसवी सब्जेक्ट वर्ब, वीओ वर्ब ऑब्जेक्ट, एसवीओ का मतलब सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो कभी भी आपके सामने 4 या 5 या 6 वर्ड्स लिखे हैं या उससे ज्यादा लिखे हैं और आप उनको चेक करना चाहते हैं कि वेदर इट्स ए सब सेंटेंस और नॉट, तो आपको ये चेक करना चाहिए कि क्या उसमें एसवी, वीओ या एसवीओ में से कोई एक रिलेशन है या फिर नहीं है। तो पहले एक बार ये डिटेल में समझते हैं ये एस, वी और ओ का क्या फंडा है, ये क्या होते हैं एस, वी और ओ। ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से बचपन से ही आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। हर इंडियन स्कूल में जब बच्चा 6th या 7th स्टैंडर्ड में होता है तब उसको इस फॉर्मूले की काफी अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती है। इस फॉर्मूला में आप पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट के बाद इंग्लिश में वर्ब लिखी जाती है, और वर्ब के बाद इंग्लिश में सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ये जो वर्ब है ये 2 तरह की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल राम इज वॉचिंग टीवी में राम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग मेन वर्ब है, और टीवी जो है सबसे लास्ट में वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रैक्टिस हमें बचपन से होती है। बस ये ध्यान रखें कि जब मैं एस, वी और ओ की बात करूं तो इसमें वी का मतलब दोनों है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। तो मैं अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिखा रहा हूं सो दैट आप समझ पाए एस वी, वीओ और एसवीओ सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं। इन सारे एग्जांपल्स को एक बार ध्यान से देखें, वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और साथ में ये भी चेक करें कि क्या आप इन सारे सेंटेंसेस में ढूंढ सकते हैं कि किस सेंटेंस में एसवी या वीओ या एसवीओ का रिलेशन है। एक बार जल्दी से ट्राई करें, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को पॉज कर लें प्लीज। चलिए शुरू करते हैं, चेक करते हैं, लेट्स सी आपने कितना अच्छे से इनको पहचाना है। सबसे पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। पहले सेंटेंस में हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है राम। राम हमारे लिए सब्जेक्ट है, और इसके बाद जो इज है वो हमारे लिए एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और स्लीपिंग जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि इसमें एसवी का रिलेशनशिप था, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं था। अगले सेंटेंस में मैनी स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट है, हैव बीन वेटिंग, ये तीनों ही हमारी वर्ब है, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है और वेटिंग मेन वर्ब है। तो दिस इज अगेन एसवी रिलेशन। इन थर्ड सेंटेंस ओपन द डोर, ओपन इज द वर्ब, ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, और द डोर किसको ओपन करना है, देखो किसने ओपन करना वो नहीं बता रखा, किसको ओपन करना है, दैट इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास वीओ रिलेशन था, इसको भी हम एक सेंटेंस कह सकते हैं।
क्लोज द विंडो ये भी एक वर्ब है और ये अगेन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। दिस इज अगेन ए सेंटेंस। इन सेंटेंसेस को नॉर्मली फ्रैगमेंट के नाम से जानते हैं ग्रामर में, तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रैगमेंट, और अगर आपने पढ़ा है तो दैट्स फाइन, नहीं पढ़ा तो इट्स ओके, मोस्टली नहीं पढ़ाया जाता फ्रैगमेंट। अब आगे चलते हैं फिफ्थ सेंटेंस में। स्टूडेंट सब्जेक्ट हुआ, आर वॉचिंग तो ये वर्ब होगी, और क्या देख रहे हैं वो मूवी देख रहे हैं। एक जनरल आइडिया आपको और बता दूं ताकि आपको थोड़ा इजी रहे। कभी भी आपको मेन वर्ब मिले तो उस मेन वर्ब से आपको दो सवाल पूछने हैं। पहला सवाल आप पूछेंगे कौन, और दूसरा सवाल आप पूछेंगे किसने। तो ये दोनों सवालों का जवाब, इनमें से किसी एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा, और जो जवाब मिलेगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल राम इज स्लीपिंग, स्लीपिंग मेन वर्ब है। मैं आपसे पूछूं कौन सो रहा है, तो आप बताएंगे सर राम सो रहा है, तो कौन का जवाब राम आया, तो राम सब्जेक्ट है। मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग, वेटिंग कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से वॉचिंग देख रहे हैं, कौन देख रहा है, या फिर हेल्पिंग कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है। इसी तरह से जैसे मान लो मैंने आ गया राम हेल्प्ड सीता, तो यहां पे किसने हेल्प किया, ये किसने का जो जवाब है वो हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये इसी तरह से अब जब दूसरी तरफ आएंगे आप, अगर आप इस वर्ब से सवाल पूछेंगे क्या और एक सवाल पूछेंगे किसको, मेरी हैंडराइटिंग के लिए माफी चाहूंगा मैं, तो क्या और किसको, ये दोनों सवालों का जो जवाब है, दोनों में से किसी एक का जवाब मिलेगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस सेंटेंस में देखिए ओपन द डोर, तो किसको ओपन करना है, डोर को ओपन करना है, तो किसको का जवाब हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्लोज द विंडो, किसको क्लोज करना है, विंडो को। बच्चे देख रहे हैं, बच्चे क्या देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो क्या का जवाब हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट होता है। डॉक्टर्स हैव बीन हेल्पिंग द पेशेंट, डॉक्टर किसको हेल्प कर रहे हैं, पेशेंट को हेल्प कर रहे हैं। राम किसको हेल्प की, राम ने किसको हेल्प की, तो सीता को हेल्प की, तो सीता हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सो दिस इज द वे जिससे आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। लास्ट सेंटेंस में जी डेफिनेटली डॉक्टर्स हमारा सब्जेक्ट है, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग मेन वर्ब हो गया, एंड देन द पेशेंट्स इज द ऑब्जेक्ट। सो हमारे पास एस-वी-ओ रिलेशन, ये लास्ट वाले दोनों केसेस में हमारे पास एस-वी-ओ रिलेशन था। तो मेरे ख्याल से आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा कि सेंटेंस आखिरकार किसको कहते हैं। एक सेंटेंस बनने के लिए किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पास सब्जेक्ट वर्ब हो, या वर्ब ऑब्जेक्ट हो, या एस-वी-ओ हो, तीनों हो, तीनों में से कोई एक मतलब दो चाहिए कम से कम, तो उसको हम एक सेंटेंस कह देते हैं। अब इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि किसी भी तरह के सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले केस में देखें एस-वी, तो उसमें भी वर्ब है, वी-ओ में भी वर्ब है, एस-वी-ओ में भी वर्ब है। सब्जेक्ट हो या ना हो कोई मैटर नहीं है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो कोई मैटर नहीं है। सो दैट इज वाई सब्जेक्ट जो है वो कहीं वर्ब जो है वो कहीं ना कहीं लीडिंग पार्ट है। वर्ब अगर होगी तो सेंटेंस बन ही जाएगा किसी ना किसी तरह से, तो इसको थोड़ा सा हमेशा दिमाग में रखेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। अब अगला सेंटेंस है, और इसमें अगले कुछ सेंटेंसेस में मैं चाहता हूं कि आप अपनी वीडियो को यहाँ पे पॉज करें। जो मेथड मैंने आपको अभी सिखाए थे, मेथड्स की मदद से ट्राई करें कि आप ये देख के बता पाएं कि इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। वर्ब में हेल्पिंग और मेन वर्ब को दोनों को सेपरेट करके लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को एक बार पॉज करना, पॉज करने के बाद अपने लिए 2 या 3 मिनट का टाइम रखें, और उस टाइम के अंदर अंदर आपको ये पहचानना है कि इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये भी ध्यान रखें, मैं बार बार कह रहा हूं कि वर्ब को 2 हिस्सों में बांट के रखना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसके बाद हम वापस कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस अगर आप देखें तो दिए गए सेंटेंस में राम हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग हमारे लिए मेन वर्ब है, और क्रिकेट जो है हमारे लिए वो ऑब्जेक्ट है। द कोच हैज डिसाइडेड, तो कोच हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, डिसाइडेड मेन वर्ब है, और टीम जो है वो सबसे लास्ट में हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। मनोज हैज, मनोज हमारा सब्जेक्ट है, हैज रिटन ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, और सबसे लास्ट में ये लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। आरती प्लान द जर्नी, अब देखो कई बार जरूरी नहीं कि हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों आएंगी। इस केस में हमारे पास केवल मेन वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। आरती ने क्या प्लान किया था, आरती ने जर्नी प्लान की थी। जर्नी किसने प्लान की थी, जर्नी आरती ने प्लान की थी। तो कौन, किसने, क्या, किसको, ये 4 सवाल मैंने बताए थे पिछली स्लाइड में, वो 4 सवाल बार बार काम आएंगे। मुकेश कपड़े धोता है, कौन कपड़े धोता है, मुकेश धोता है, तो मुकेश सब्जेक्ट हो गया। मुकेश क्या धोता है, मुकेश कपड़े धोता है, तो कपड़े हमारा ऑब्जेक्ट, और धोना अपने आप में वर्ब है। ऑल ऑफ स्टूडेंट्स हैव रिसीव्ड द रिजल्ट, तो रिसीव हमारी मेन वर्ब है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है हैव, और उससे पहले जो लिखा हुआ वो सारा हमारा सब्जेक्ट है। ऑल ऑफ द स्टूडेंट ये हमारा एक
कंप्लीट सब्जेक्ट है। और द रिजल्ट, स्टूडेंट्स ने क्या रिसीव कर लिया, रिजल्ट रिसीव कर लिया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ए मेजोरिटी ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ द बिल्डिंग, ज्यादातर रेजिडेंट जो बिल्डिंग के थे, ये सारा हमारा सब्जेक्ट आएगा। हैज सीरियसली कमिटेड ए हीनस क्राइम, तो उन्होंने सीरियसली कमिट किया। यहाँ पे देखो थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। सारा सब्जेक्ट हमारे पास है, ए मेजोरिटी ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ द बिल्डिंग, ये सब्जेक्ट है। इसके बाद हैज हेल्पिंग वर्ब है क्लियरली, सीरियसली एक एडवर्ब है यहाँ पे, और कमिटेड हमारी मेन वर्ब है। ए हीनियस क्राइम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या कमिट किया उन्होंने, क्राइम कमिट किया, हीनियस भयानक, है ना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सो मेरे ख्याल से इस प्रैक्टिस के बाद आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप इजीली पहचान पा रहे होंगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। फिलहाल एक बार आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि पीटी में ये आपके किस तरह से काम आता है। पीटी एकेडमिक जब आप एग्जाम देने जाएंगे, मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, इतनी ग्रामर हमें किस काम की है सर, क्या ये वास्तव में हमारी कभी हेल्प भी करेगी या नहीं करेगी। तो देखो आपके रियल एग्जाम में ना सेंटेंसेस इतने छोटे नहीं आते, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो उसमें सेंटेंसेस अक्सर एक्सटेंडेड आते हैं। और खास तौर पे जब रीडिंग के कोई सेक्शन है, जैसे रीडिंग फिल इन द ब्लैंक है, तो उसमें बेहद जरूरी है कि आप ये जो बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स को अच्छे से याद रखें। वेदर वो टेंसेस हैं जिसके ऊपर हमारा पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियोस आएंगी, वेदर वो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, चाहे आपके मोडाल्स हैं जिसके ऊपर हम आगे और वीडियोस लेके आएंगे। मेरे ख्याल से मैं अगर पहले अटेम्प्ट में पीटी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाया हूं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा वजह जो है वो ये कि मेरी ग्रामर जो शुरू से उसमें पकड़ मेरी अच्छी थी। इससे पहले कि मुझे पीटी के रूल पता थे, मुझे ये पता था कि मोडाल क्या होते हैं, मुझे ये पता था कि परफेक्ट टेंस में कौन सी स्ट्रक्चर होती है, मुझे ये पता था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट में से अगर 2 चीजें हैं तो उसको हम एक सेंटेंस कह सकते हैं। ये सब चीजें पता होने का फायदा मुझे आज भी अपने हर पेपर में मिलता है। तो चीजों को ध्यान से समझें, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। देयर आर मेनली 2 ways टू एक्सटेंड ए सेंटेंस। अब बात करते हैं कि पीटी में जब सेंटेंस को एक्सटेंड करते हैं, बड़ा करते हैं, 4 वर्ड के सेंटेंस को, देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको बड़ा करने के 2 ही तरीके होते हैं। या तो आप उसका सब्जेक्ट बड़ा कर दो या फिर आप उसका ऑब्जेक्ट बड़ा कर दो। वर्ब वाले पार्ट में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के अलावा सिर्फ एक चीज और आती है, दैट इज एडवर्ब, पर उससे भी सेंटेंस कुछ खास बड़ा नहीं होता। लेकिन अगर आपको सेंटेंस को वाकई में बहुत लंबा खींचना है तो आप उस सेंटेंस में ऐड कर सकते हैं सब्जेक्टिव पार्ट में और ऑब्जेक्टिव पार्ट में काफी सारी चीजें। और दिस इज समथिंग जो पीटी आपके साथ करता है। पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश के लगभग हर पेपर में ये खिलवाड़ बच्चों के साथ होता है और बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि ये सेंटेंसेस बनाए कैसे जाते हैं। बहुत बार मुझे सवाल पूछा जाता है, सर जो बचपन में पढ़ा था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो अभी काम ही नहीं आता, आजकल इंग्लिश में पता नहीं वो 4 चीजें आती ही नहीं है। तो देखो 4 चीजें वही हैं, सेंटेंस उससे बाहर जा नहीं सकते, बस उन्होंने अपना रूप ऐसा चेंज कर दिया है, वो इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है सिस्टम कि अब आप वो पहचान नहीं पाते कि सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, और वो बहुत पीछे रह जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की ट्राई करता हूं। मान लीजिए किसी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है स्कूल। स्कूल एक सिंपल नाउन है, आप सब जानते हैं कि ये सब्जेक्ट बन सकता है स्कूल, या ऑब्जेक्ट बन सकता है। जैसे मालूम मैंने कहा कि राम लाइक्स स्कूल या आई वेंट टू स्कूल, तो इन सब केसेस में आपको स्कूल नाउन की तरह से यूज होता दिख रहा है। पर शायद किसी सेंटेंस में स्कूल की जगह पर यूज हो जाएगा ए स्कूल, है ना, ए स्कूल इज ए बिल्डिंग या लाइफ, कुछ ऐसा लिखा जाएगा। तो वहां पे देखो अब थोड़ा बड़ा हो रहा है सेंटेंस। मैं ये समझाना चाहता हूं कि नाउन बड़ा कैसे होता है। आपको देखो ये समझना पड़ेगा कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है, होल्ड ऑन ए सेकंड, उसके बाद जो वर्ब वाला पार्ट है और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है। अब देखो वर्ब वाले पार्ट को ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, ये इतना ही साइज रहेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट वाले पार्ट को जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं। मान लो 12 वर्ड का सब्जेक्ट है और मान लो 12 वर्ड का ऑब्जेक्ट है, तो आपका टोटल सेंटेंस अराउंड 25 वर्ड का हो गया ऑलरेडी। और आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि सब्जेक्ट कहाँ आ गया, ये सब कुछ बहुत भटक जाता है, बच्चे अक्सर इसमें काफी परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको आज वही सिखाने की ट्राई करूंगा कि सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला पार्ट कैसे बड़ा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ए प्रेस्टीजियस स्कूल, स्कूल छोटा, ये स्कूल बड़ा। ए प्रेस्टीजियस स्कूल एक नामी गिरामी स्कूल है ना, तो ये यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये थोड़ा सा बीच में एडजेक्टिव का यूज करके इसको और बड़ा कर लिया गया। देखते जाएं आगे क्या आ रहा है, वेरी प्रेस्टीजियस स्कूल। तो एडजेक्टिव के साथ कई बार सब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए उसके साथ एडवर्ब का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो कैसे बड़े हो रहे हैं, सब्जेक्ट कैसे बड़ा हो जाता है। ए वेरी प्रेस्टीजियस स्कूल ऑफ एरिया,
अब देखो क्या हो रहा है, सब्जेक्ट हमारा जब देखो 4 वर्ड से बड़ा नहीं कर सकता था, एक फ्रेज को 4 वर्ड से बड़ा नहीं कर सकता था, एक नाउन के बारे में मैक्सिमम 3-4 वर्ड लिखे जा सकते हैं। स्कूल के बारे में क्या लिख दूंगा, प्रेस्टिजियस है, वेरी प्रेस्टिजियस है। तो मैं सब्जेक्ट को और बड़ा करने के लिए, मान लो मैं पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश हूं और मेरा ये इरादा है कि मैं तुम सबको, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तुम सबको परेशान करना चाहता हूं, तो मैं इसको और बड़ा करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसके साथ एक और वर्ड ऐड कर दूंगा। वो वर्ड ऐड करने के लिए मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, आपने सामने दिख रहा होगा आपको, ये प्रपोजिशन का इस्तेमाल होता है। तो प्रपोजिशन 2 नाउन को जोड़ने का काम करता है। अब जैसे एक नाउन अपना परिवार बढ़ा रहा था, खुद 1 से 2, 2 से 4, 6 हो गए, उसी तरह से दूसरा नाउन भी अपना परिवार बढ़ाने की कोशिश करेगा। देखो ए वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल, वो तो उतना ही है, लेकिन ऑफ दिस एरिया एक वर्ड और बढ़ गया। ए वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल ऑफ दिस वंडरफुल एरिया हो गया। ए वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल, या अब देखो प्रेस्टिजियस के साथ रिनाउंड भी आ गया, वेरी प्रेस्टिजियस एंड रिनाउंड स्कूल ऑफ दिस पीसफुल एंड वंडरफुल एरिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कंजंक्शन का इस्तेमाल, एंड जो है वो 2 एडजेक्टिव को साथ में बांधने की ट्राई कर रहा है कि स्कूल कैसा है, प्रेस्टिजियस रिनाउंड स्कूल, और इसी तरह से एरिया कैसा है, वंडरफुल एंड पीसफुल है। अब आपके पेपर में मान लो ये सब्जेक्ट आ जाए, अभी और बढ़ाएंगे इसको, देखते जाना। आपके पेपर में फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट आ जाए, ए वेरी प्रेस्टिजियस एंड रिनाउंड स्कूल ऑफ दिस पीसफुल एंड वंडरफुल एरिया हैज डोनेटेड, और आगे फिर ए लॉट ऑफ मनी ऐसे करके कुछ लिखा। अब बच्चों को समझने में दिक्कत ये आती है कि सर ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, डोनेटेड मेन वर्ब है, लेकिन उससे पहले ये जो इतना माल लिखा हुआ है, इसमें कहाँ नाउन है, कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब है। तो आज हम वही सीखने की ट्राई करेंगे। देखो क्या होता है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रपोजिशन जो है ना, वो 2 परिवारों को साथ में बांधने का काम करता है। एक परिवार ये रहा और एक परिवार इसके बाद रहा, ठीक है। और जो एंड है, जिनको हम कंजंक्शन कहते हैं, कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं मैं लिख देता हूं। एंड एक कंजंक्शन है, बट एक कंजंक्शन है, सो एक कंजंक्शन है, फॉर एक कंजंक्शन है। ये मेनली आपके पेपर में एंड काम आएगा। एंड परिवार के अंदर 2 मेंबर्स को बांधने का काम करता है। अब देखो पहले परिवार को ध्यान से देखो, पहले परिवार का सबसे बड़ा मेंबर ये स्कूल, ये सबसे लास्ट में आया। इससे पहले ये 2 एडजेक्टिव को बांधने का काम किसने कर दिया, एंड ने काम कर दिया। और वेरी एक एडवर्ब है, एडवर्ब कईयों को लगता है वर्ब के साथ आता है, लेकिन एडजेक्टिव के साथ भी आता है, तो इसकी टेंशन मत लेना, वेरी ही आता है मोस्टली। और ये आर्टिकल भी पढ़ा, यहाँ पे ये आर्टिकल है। सिमिलरली इधर आए तो इधर ये प्रोनाउन आ गया, दिस प्रोनाउन है, ये 2 एडजेक्टिव हैं और इसके साथ ही नाउन। देखो नाउन तो आएगा ही आएगा, जब भी परिवार आएगा, एडजेक्टिव आएगा, आर्टिकल आएगा, तो नाउन तो पक्का आना है। ये हमने अभी नाउन के ऊपर एक वीडियो रीडिंग की अपलोड कर रखी है, वो वीडियो आई बटन पे क्लिक करके आप देख भी सकते हैं, तो आपको समझ आएगा कि नाउन का अपना परिवार है, उस परिवार में से कोई भी मेंबर कभी भी आता है तो उसके साथ नाउन पक्का आता है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि ये नाउन का परिवार कैसे 2 परिवार जुड़ के बड़ा सब्जेक्ट बना लेते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। A very prestigious and renowned school of this peaceful and wonderful area which is surrounded by greenery, ये एक एक्सट्रीम लेवल हो गया। अब देखो एरिया के बारे में कुछ और बताने लगे, which is surrounded by greenery। अब देखो ये सराउंडेड बाय ग्रीनरी कौन है, ये एरिया की बात हो रही, एरिया जो है वो सराउंडेड बाय ग्रीनरी है। तो ये सबसे कंफ्यूजिंग है। लकीली पीटी में ऐसे सेंटेंसेस कम आते हैं, लेकिन कभी कभी दिख जाते हैं। विच का इस्तेमाल करके क्या किया गया, देखो ये एक और फ्रेज साथ में जोड़ दिया गया, इस सराउंडेड। बच्चों को ये लगता है यही हेल्पिंग वर्ब है, यही मेन वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। जैसे सेंटेंस बनेगा, ए वेरी प्रेस्टिजियस एंड रिनाउंड स्कूल ऑफ दिस पीसफुल एंड वंडरफुल एरिया विच इज सराउंडेड बाय ग्रीनरी हैज डोनेटेड ए लॉट ऑफ मनी। अब बच्चों को समझ नहीं आता कि पैसे डोनेट किसने किए हैं, और ऐसे में हम कह देते हैं कि आपको सेंटेंस समझ ही नहीं आ रहा। तो एक्चुअली में आपको सिर्फ ये समझना है कि मेन सब्जेक्ट कौन है। देखो ग्रीनरी तो डोनेट कर नहीं सकती, एरिया डोनेट करेगा क्या, लेकिन एरिया के बारे में ये बात नहीं लिखेगी। सारा सेंटेंस जो है वो मेनली बात कर रहा है किसके बारे में, स्कूल के बारे में बात कर रहा है। इसको पहचानने का बड़ा सिंपल तरीका है, अपने सब्जेक्ट में किसी भी जगह पर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ये फंडा याद रखना, अपने सब्जेक्ट में पहला प्रपोजिशन देखो। पहला प्रपोजिशन पता होना चाहिए, ऑन, इन, फॉर, बाय, ये सारे प्रपोजिशन है। तो पहला, इस केस में तो चलो एक ही प्रपोजिशन था, तो पहला प्रपोजिशन देखो और इस पहले प्रपोजिशन से ठीक पहले लिखे हुए नाउन को चेक करो। आपका मेन सब्जेक्ट वही है, यहाँ पे कौन है जी, स्कूल है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप उस एग्जांपल को चाहे तो थोड़ा दिमाग में रखना, नोट करने की ट्राई करना। मान लो आपके एग्जाम में आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें लिखा है कि द डॉग ऑफ वाइफ ऑफ राम डाइड यस्टरडे।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट थोड़ा समझ आ जाए। द डॉग ऑफ वाइफ ऑफ राम डाइड यस्टरडे, कल मर गया, ये मर गई। अब समझ नहीं आ रहा कि राम मरा है कि वाइफ मरी है कि कुत्ता मरा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा कौन मरा कौन है यहाँ पे। क्या कुत्ते का मतलब सॉरी राम की वाइफ का कुत्ता मरा है या कुत्ते की वाइफ मरी है, या पता नहीं क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे, बहुत कंफ्यूजन है। तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका है, पहला प्रपोजिशन ढूंढो। देखो ये सेकंड प्रपोजिशन है, ये ऑफ जो है पहला प्रपोजिशन है। इस पहले प्रपोजिशन से ठीक पहले देखो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है। और ऐसा नहीं कि मैं कोई गिन के सेंटेंस लाया हूं कि उन्हीं में ये रूल लगता है। आप कोई भी जगह पर किसी भी टीचर से कोई सेंटेंस लें, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट में डाउट है तो आप सिंपली ये देखें कि पहला प्रपोजिशन क्या था। अच्छा अब देखो ऐसा भी हो सकता है, इसको लंबा करने का तरीका, डॉग का अपना परिवार हो जाता है। परिवार मतलब वो वाला नहीं, नाउन वाला परिवार। जैसे द यहाँ पे हो सकता है स्विफ्ट एंड कनिंग डॉग ऑफ ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ राम की जगह कुछ और एक है ना, जैसे स्टूडेंट लिखा होता, प्रेस्टिजियस स्टूडेंट कुछ ऐसा लिखा आ जाता। प्रेस्टिजियस तो नहीं, मतलब अब द पॉइंट इज कि तीनों के अपने अपने अलग एडजेक्टिव आ सकते थे, तीनों के अपने अपने अलग आर्टिकल्स आ सकते थे, और तीनों के अपने अपने अलग एडवर्ब्स भी आ सकते थे। तो ये सब्जेक्ट जो अभी 6-7 वर्ड का है ये बहुत बड़ा बन जाता। और उस सब्जेक्ट में भी अगर आपको पहचानना है कि मेन सब्जेक्ट कौन सा है, तो सिंपल तरीका है कि पहले प्रपोजिशन से ठीक पहले लिखा हुआ शब्द ढूंढ ले। तो यहाँ पे वो कौन है, डॉग है। तो दिस इज द पॉइंट, ये हमारा पॉइंट था। और मैं आपको जो सिखाना चाहता था यहाँ पे अल्टीमेटली, वो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। मेरा मेन पॉइंट यही है कि किसी भी सेंटेंस को बढ़ाने के 2 तरीके हैं, देखो ध्यान से समझो। एक तरीका है कि आप उसमें सब्जेक्ट को लंबा करें, क्या कर रहा हूं मैं, और एक तरीका है कि आप उसमें ऑब्जेक्ट को लंबा करें। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप नाउन या तो नाउन के साथ एडजेक्टिव एडवर्ब लगा दें। जैसे यहाँ पे मैं कुछ केस आपको दिखा रहा हूं, देखो पहले केस में नाउन आया, दूसरे में आर्टिकल लगा के उसको बढ़ा दिया, फिर एडजेक्टिव लग गया, फिर एडवर्ब लग गया, फिर प्रपोजिशन से एक और नाउन साथ में आ गया, फिर प्रोनाउन आ गया। दिस जो है वो प्रोनाउन है, बहुत कम यूज होता है लेकिन वो हो जाता है। इसके बाद 2 एडजेक्टिव आ गए, एडजेक्टिव इंटू 2, मतलब एक तो स्कूल का एडजेक्टिव और एक एरिया का एडजेक्टिव है। फिर 4 एडजेक्टिव हो गए, मतलब दोनों तरफ 2 एडजेक्टिव। और सबसे लास्ट में एक फ्रेज और ऐड कर दिया, विच इज सराउंडेड बाय ग्रीनरी। तो सब्जेक्ट अपने आप लंबा हो जाता है, और इसी तरह से ऑब्जेक्ट भी लंबा हो सकता है। तो जहां बात आ सकती थी स्कूल डोनेटेड ए लॉट ऑफ मनी, वहां पे आ जाएगा वेरी प्रेस्टिजियस रिनाउंड स्कूल ऑफ दिस पीसफुल वंडरफुल एरिया विच इज सराउंडेड बाय ग्रीनरी डोनेटेड सम मनी। सो यू कैन सी हाउ द सेंटेंसेस आर एक्सटेंडेड, कैसे सेंटेंसेस को एक्सटेंड किया जाता है। फिलहाल एक बार आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि सेंटेंस को एक्सटेंड करने का तरीका क्या होता है। अब बात ये आती है कि एग्जाम में ये चीज आपके कैसे इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या जरूरी है, एग्जाम में ये कैसे काम आ सकती है आपके। तो सबसे पहली बात, आपको जब ये समझ आ जाता है कि सेंटेंसेस को एक्सटेंड किस तरह से किया जाता है, तो आपको ये भी समझ आ जाता है कि पीटी किस तरह से कनिंग बिहेवियर, कनिंग का मतलब होता है चालाकी, हमारे साथ खेलती है। चालाकी करने का तरीका बड़ा सिंपल है कि बच्चे को एक नाउन दिया और नाउन के साथ उसका बहुत लंबा चौड़ा परिवार दे दिया जाता है। अब खास तौर पर पीटी में रीडिंग फिल इन द ब्लैंक में उस परिवार में से एक आधा वर्ड गायब हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस खेल में यहाँ पे सामने आपके जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आप बात करें तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला है केस, होल्ड इन ए सेकंड, इसमें मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रेस्टिजियस वर्ड को इसमें चलो प्रेस्टिजियस वर्ड को मैं यहाँ से गायब कर दूं। अब आपको समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पे मैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच फिल करूंगा। तो बड़ा इजी है अगर आपको ये फिल्म समझ आ गई कि देखो क्या होता है जी, प्रपोजिशन से ठीक पहले क्या लिखा जाता है, नाउन लिखा जाता है। तो ये जो स्कूल है ये तो हमारा नाउन हो गया, बात खत्म। अब नाउन से पहले उसके लिए क्या चाहिए होगा हमें, यहाँ पे 2 नाउन तो आएंगे नहीं, तो यहाँ पे किसकी आवश्यकता होगी, एडजेक्टिव की। सिमिलरली अगर मान लो आप आगे कहीं भी देखें किसी भी जगह पर प्रपोजिशन, जैसे यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट में प्रपोजिशन आया, तो इस प्रपोजिशन से ठीक पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नाउन दिखाई दे रहा है। तो इस नाउन से ठीक पहले हमें किसकी आवश्यकता होगी, एडजेक्टिव। कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो 3rd फॉर्म लिखी हुई है। तो आप जब एडजेक्टिव आपको मेन बैच में पढ़ाया जाएगा, मेन बैच मतलब अभी देखो रीडिंग सीरीज में एक ही वीडियो हमने अपलोड की है रीडिंग नाउन के ऊपर, बहुत अच्छे से आप सबने उसको समझा, बहुत अच्छे से प्यार दिया। अब सेकंड वीडियो एडजेक्टिव के ऊपर इसी वीक दोबारा अपलोड होने वाली है। तो एडजेक्टिव पार्ट 2 में समझेंगे कि 3rd फॉर्म कैसे कैसे एडजेक्टिव बन जाती है, मतलब 3rd फॉर्म का एडजेक्टिव के साथ क्या रिलेशन है। तो वो सब कुछ तब आएगा। लेकिन द पॉइंट इज, जब आपको ये पॉइंट समझ आ जाए कि ये एक्सटेंशन होता कैसे है,
तो मेरे ख्याल से ये भी बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि अगर उस एक्सटेंशन में से एक आधा वर्ड गायब हो जाए तो वो कौन सा वर्ड गायब होता है। आपको जब ये पता चले कि यहाँ पे नाउन की जरूरत है या एडजेक्टिव की जरूरत है, देखो पीटी में फिल इन द ब्लैंक में या तो नाउन गायब होगा या वर्ब या एडजेक्टिव। अब वर्ब वाला पार्ट कम गायब होता है क्योंकि उसको हर बच्चा पहचान लेता है, हैज की बाद, हैव की बाद, आर की बाद, वॉज, वर की बाद, सबको पता है वर्ब आएगी। तो फिर वो क्या गायब करते हैं हर बार, या तो नाउन या फिर एडजेक्टिव। सो इसलिए जरूरी है कि आप ये चीज समझें कि नाउन कब गायब होगा, जब आपको देखो एडजेक्टिव गिवन है और नाउन नहीं गिवन, तो हमें नाउन की वहां पे नीड है। और अगर आपको नाउन गिवन है और एडजेक्टिव वहां पे मिसिंग है, जैसे ये मैंने आपके सामने प्रेस्टिजियस को यहाँ पे एक बार मिसिंग करके दिखाया, तो वहां पे साफ साफ दिख रहा है कि हमें यहाँ पे एक एडजेक्टिव की आवश्यकता है। मोर इंपॉर्टेंटली अगर मैं ये सवाल अपने आप से पूछूं कि ये क्यों जरूरी था, तो मुझे लगता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन हमारे अगले ग्रामर के जो लेक्चर्स हैं उनके लिए एक बेस बनाने के लिए वीडियो जरूरी थी। ये बेस हमें सिखाएगा कल को कि टेंसेस में सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे काम आता है। फॉर एग्जाम्पल अगली जो वीडियो है वो टेंसेस में आएगी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के ऊपर। तो उस वीडियो में मैं सीधा यहीं से स्टार्ट करूंगा कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, तो कौन से टेंस में कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा वर्ब, कौन सी ऑब्जेक्ट के साथ आता है। तो वहां पे आप चीजें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। और उसकी खास वजह, जो एकमात्र वजह है, वो ये है कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से आता है। सो दो मेन कारण है पीटी के बच्चों के लिए, पीटी वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला, क्योंकि रीडिंग फिल इन द ब्लैंक में इस तरह से मूर्ख बनाया जाता है, बच्चे मूर्ख बनते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, नंबर छोड़ के आते हैं। सेकेंडली, जितनी ग्रामर आपको जिंदगी में सीखने को मिलेगी उस ग्रामर के लिए बेस है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस बड़ा करना है, सब्जेक्ट को बड़ा करो या ऑब्जेक्ट को बड़ा करो, वर्ब के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। सेकेंडली, सब्जेक्ट को बड़ा करना है या ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है, तो उसके लिए क्या करो, उसमें नाउन तो होगा, नाउन ही ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनता है, लेकिन उसके साथ आप एक एडजेक्टिव ऐड करें, एडवर्ब ऐड करें, कंजंक्शंस ऐड करें, एंड, बट, ये यूज करें। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को लंबा कर सकते हैं। फिलहाल ये हमारी पहली वीडियो थी इस सीरीज में। नेक्स्ट वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि वो पास्ट टेंस के ऊपर है, और मेरे ख्याल से पीटी में रीडिंग में पास्ट टेंस के ऊपर जितने क्वेश्चन आप सब जानते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सीरीज और रीडिंग की सीरीज दोनों कंटिन्यूअसली हम साथ में चलाएंगे। उसके अलावा जो वीडियोस बीच में आपको टॉपिक के ऊपर चाहिए, प्लीज उनको भी कमेंट्स में बताते रहें। हम लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं, कोशिश जारी है कि जो आपको चाहिए, डिमांड है, उस चीज को यहाँ पे प्रेजेंट करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, मजा आता है, और आई होप कि ये चीज हम अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।